जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी द्वारा इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछा गया है, इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछा गया उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपको बता दें कि हम पिछले क्लास में हम लोग बीपीएससी में जितने भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था इसको हम देखे थे कल क्लास में। ठीक है, यदि आप ये क्लास नहीं देखें तो इस क्लास को आप जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि ये भी आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता होगा त्रिपुरा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, लेकिन ये आपका उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। याद रखना आपका जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? तो आपका है राजस्थान, ऐसे याद रखो एक क्रम में। ठीक है, पहले गुजरात, क्रम में याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये आपका 8 राज्य है जिससे होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको आप याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी आपका 69वें बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन कि कहां पर जाकर कर्क रेखा और मानक समय रेखा कट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के बघेल खंड में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेगा आपका कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा किस राज्य में जाकर एक दूसरे को यानी क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ध्यान रखना ये आपका होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर आपका कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में क्या करते हैं तो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में स्थान पूछे तो ये ध्यान रखना आप बघेलखंड, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको जो बीपीएससी पूछा है। ठीक है, बघेलखंड में ये क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो याद रखना आपका जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वो आपका कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये मैप से क्वेश्चन बनेगा। रांची भी जो आपका है यह कर्क रेखा के दक्षिण में है। आइजोल है ये आपका कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा आइजोल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ये आपका 7/12/2023 में आपका शिक्षक भर्ती में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में आप देखेंगे तो 5 ही घंटा दिया है लेकिन 5.5 घंटा आपका आगे है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बी लगा सकते हो। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका ग्रीनविच समय रेखा है वहाँ पर क्या है 0 डिग्री है या 180 देशांतर कर सकते हैं। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या कितना है 82.5 डिग्री है। कितना है 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री रोटेट में आपका 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब कितना ये 82.5 डिग्री आप निकालो 82.5 डिग्री का तो कितना आएगा। देखो तो 82.5 गुने 4 कर दो प्लस 1/2 गुने 4 कर दो, ये आपका 2 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और 8 चौक 32 आएगा। इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका ये 330 आएगा। अब 330 को बदलो किस में आवर में, तो 330 मिनट कितना होगा तो आप 60 से भाग देंगे तो आपका 6×5 30, 5 घंटा आ गया। 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा, यहाँ से आपका आ ही गया। तो 5.5 घंटा आ गया है आपका समय, पूर्वी देशांतर है तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ देखो यही हम बता रहे थे कि आपका 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार पर। ठीक है, कहाँ पर है ये
छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, सॉरी गलती लिखा गया, बुंदेलखंड में जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बुंदेलखंड में ये एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्य से भारतीय मानक समय रेखा कितने आगे है। यहाँ पर सही ऑप्शन दिया आपका 5.5 घंटा। कितना आगे है? 5.5 घंटा। ऑप्शन ये होगा। टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखना मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच बोले तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ड्रोन रेखा ऐसे आपका पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर था, लेकिन अभी आपका ये भारत और अफगानिस्तान के सीमा लगाते हैं। आपका ये कौन सी रेखा? ड्रोन रेखा, ठीक है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य की सीमा लगते हैं। कौन होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। अब देखो इस जो आपका ऑप्शन दिया है ना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इसमें बताना आपका सबसे लंबी सीमा कौन लगाते हैं। तो ऐसे भी आपका पता होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा लगाते हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, ठीक है। ये कितने लंबा है ध्यान रखना, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर से सीमा लगाते हैं बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, यानी विचारिए, सोचिए। पहला आपका है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार ढक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है। अगला है कश्मीर की घाटी की रचना एक समविनति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना अर्धगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुआ, ये गलत है। आपको पता होगा हिमालय की उत्पत्ति आपका भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है, ठीक है, चीनी प्लेट इसमें शामिल नहीं है। तो आपका फोर्थ गलत हो गया। ऑप्शन ए होगा 1, 2 और 3। देखो ये आपका 2005 में ही प्रश्न पूछा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, क्योंकि बीपीएससी का आदत है जो पुराना अच्छा क्वेश्चन रहता है उसको अभी नया में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाली नहीं है। अब आपका ये बिहार से है, किस जिला में धारवाड़ श्रेणी नहीं है। देखो तो मुंगेर में है, आपका जमुई में भी है, नवादा में भी है, लेकिन रोहतास में नहीं है। रोहतास में कैसा है फिर है? तो याद रखना रोहतास में जो आपका है वो विध्यन श्रेणी का है, ठीक है, रोहतास में कैसा है? तो ये आपका विध्यन श्रेणी का है, यहाँ पर विध्यन श्रेणी की रचना पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था। तो आपको पहले बता चुके हैं, ये गोंडवाना लैंड का किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। आपको पहले से हम कल पिछले क्लास में बताए थे, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि आपका तो पेंजिया था, ठीक है, तो पेंजिया का विभाजन हो गया 2 भागों में, और इसका जो आपका उत्तरी भाग हुआ, ठीक है, इसका जो आपका उत्तरी भाग हुआ उस उत्तरी भाग का नाम दिया गया क्या? इसका नाम दिया है आपका लॉरेंसिया, ठीक है, इसका नाम क्या दिया है? तो लॉरेंसिया इसका नाम दिया, लॉरेंसिया, उत्तरी भाग को लॉरेंसिया, और पेंजिया के दक्षिणी भाग को नाम क्या दिया? तो गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो भारत भी इसी का हिस्सा है, किसका? गोंडवाना लैंड का, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, आरोही मतलब घटते हुए क्रम आपको क्या कर रहा है? व्यवस्थित करने के लिए आपसे कह रहा है, ठीक है। देखो इसमें हम देखेंगे आपका, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें? तटीय मैदान, ठीक है, सबसे अधिक क्या है आपका? तटीय मैदान है सबसे बड़ा। उसके बाद आप क्रम देखा जाए तटीय मैदान के बाद, तब आपका आएगा इसमें आना चाहिए आपका केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, टूम आपका ये आएगा। फिर आपका क्या आएगा? तो फिर आपका आएगा मैदानी
महान मैदान, फिर आपका आएगा उत्तरी पर्वत, ठीक है। उसको आप देख लो क्या होगा। तो सबसे पहले 3124, 3124 किस में है, 3124 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका देख सकते हैं, आपका ये टीचर वाला एग्जाम पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। और उसको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर यानी इधर से ऐसे आपको क्या करना है, उसको सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा काराकोरम, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा काराकोरम, फिर आपका होगा लद्दाख, फिर होगा आपका जास्कर, फिर आपका होगा पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ऐसे ही आप उत्तर से दक्षिण की ओर इस क्रम को याद रखेंगे। तो काराकोरम आपका 2 में है, ठीक है। सबसे पहले 2 होगा, फिर आपका क्या है, लद्दाख होना चाहिए, लद्दाख किस में 1 में है, लद्दाख। फिर आपका पीर पंजाल, सॉरी नहीं जास्कर, लद्दाख के बाद जास्कर, तो 4 होगा, फिर आपका 3 होगा। तो 2 1 4 3 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया, ऑप्शन सी होगा। आपको बता दें इसमें आपका देखो इंडियन ज्योग्राफी आपका क्लास करवाया जो अभी रहे आपको, तो इंडियन ज्योग्राफी में साथ साथ आपका बिहार का भी ज्योग्राफी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आपका बिहार का ज्योग्राफी का भी प्रश्न आपको मिलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका बिहार से संबंधित है। अब देखो एक साइड दिया है आपका धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्यन चट्टान प्रणाली, क्वाटनरी, ठीक है। तो आपको पहले बता चुके यहाँ पर विंध्यन कहाँ पर होते हैं, तो रोहतास के साइड होते हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। देखो चूना पत्थर कहाँ मिलते हैं, रोहतास कैमूर की तरफ मिलते हैं, तो ये आपका किस में आएगा, विंध्यन श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि आपको पूरा दिखना चाहिए तभी प्रश्न बनेगा, ठीक है। देखो तो विंध्यन आपका बी वाले पहले लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम बनाए, ठीक है। तो बी का आपका 4 होगा, बी का क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है, बी का 4 होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन आप बनाओगे ना, तो बी का 4 केवल ऑप्शन बी में है, तो बी लगा कर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बी में आपका देखो ना यहाँ पर क्या है, हम क्या किए, बी का क्या बोले, बी का आपका 4 होगा क्योंकि बलुआ पत्थर चूना पत्थर आपका रोहतास कैमूर तरफ होते हैं और वहाँ पर आपका विंध्यन श्रेणी पाए जाते हैं। कुछ देर पहले हम क्वेश्चन देखे थे, तब बी का 4 होगा, तो बी का 4 केवल आपका ऑप्शन बी में है। तो आप यदि एक ही पता हो रहा था आपको एग्जाम में तो प्रश्न को आप बना लेते हैं, ठीक है। देखने से लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ इसमें याद करने वाला है, लेकिन आपको इसको बना सकते हैं एक ही से, ठीक है। अब देखो क्या है, धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ क्या होगा, धारवाड़ चट्टान, तो ये सबसे पुराने आर्कियन सिस्टम का हिस्सा है धारवाड़। आपका क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा। फिर आपका क्वाटनरी, क्या है क्वाटनरी, तो क्वाटनरी क्या होगा आपका, हिमालय और प्रादुपी नदी के यानी आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपका तृतीय चट्टान प्रणाली, ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है, ठीक है। तो आपका मैच करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। हालांकि आपका एक ही से प्रश्न बन रहा था, ठीक है। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी तैयारी 4 या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप करेंट अफेयर को मौजूद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंट अफेयर को मौजूद कर सकते हैं। क्लास तो मेरा सारा फ्री चलता है न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इसी चैनल पर, लेकिन यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 99 में 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा, 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा, आपको 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको बिहार करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। तो सारा पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा 1 साल तक के लिए। तो एक बार इसे ज्वाइन करके देखिए। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर जाइए और LK क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपका ये आपको करंट अफेयर का पीडीएफ सारा मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, इसमें जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको देखो वीडियो मिल जाएगा लिंक सारा, और यहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जितनी भी हम क्लास करवाएं, देखिए आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो भी क्लास है आपका, सभी क्लास का आपका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। कौन सी चोटी जो है वो आपका भारत में नहीं है। देखो नांगा पर्वत ये आपका कहाँ पर है, कौन सा नहीं है ना, देखो तो धौलागिरी ये तो आपका नेपाल में है, धौलागिरी आपका नेपाल में है। कामेत जो है ये आपका उत्तराखंड में है, कामेत जो है आपका उत्तराखंड में है। और ये जो आपका नंगा पर्वत है ये आपका है भारत में
यानी पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो उसको भारत ही मानेंगे क्योंकि भारत अपने नक्शा में उसको दर्शाते भारत का ही अभिन्न अंग है, ठीक है। इसीलिए आपका नंगा पर्वत भी आपका भारत में ही होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा धौलागिरी, क्योंकि ये नेपाल में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है। तो ये होगा आपका कंचनजंगा, ऑप्शन ए होगा कंचनजंगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, ठीक है। सबसे लंबा हिमनद है कौन सा है, तो ये आपका वटुरा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। वटुरा ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका पीओके में है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस समय हुआ था, तो सिनोजोइक समय, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, यानी बृहद हिमालय के पूर्वी छोर पर क्या है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसमें नामचा बर्मा, ठीक है। और नामचा बर्मा किस आपका राज्य में है, बताओ नामचा बर्मा किस राज्य में है, तो ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश। नामचा बर्मा कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश, नामचा बर्मा, ठीक है। नामचा बर्मा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ये क्वेश्चन आपका 86वें बीपीएससी में पूछा था। हालांकि इसको हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर का प्रश्न था, लेकिन आगे भी आ सकता है। ये आपका पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में है, अटल टनल बनाया गया है, ठीक है, जो आपका लेह मनाली हाईवे पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसका लंबाई याद रखना, ये आपको पूछा था सर, मुझे लगता है 9.02 किलोमीटर, ठीक है। अटल टनल की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। अब तो ये क्वेश्चन आ ही गया। ये क्वेश्चन आपका 67वें बीपीएससी में पूछा है 2022 में कि अटल सुरंग जो रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी, यानी अटल सुरंग जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है उसकी लंबाई कितनी है, कितना है, 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है, यानी गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करती है, ये आपका विंध्य श्रेणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, तो याद रखना ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी पर आपका यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब का नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं टोडा बेटा, ठीक है, टोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिले वहां निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी अवस्थित है। अब देखो एक ही प्रश्न है, ये आपका 1999 में पूछा है और ये आपका 2016 में पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पुराना क्वेश्चन है बीपीएससी का वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रूफ भी आपको मिल गया। इन 2016 में क्वेश्चन पूछा है, वो जो आपका क्वेश्चन 1999 में पूछा था, ठीक है। आप देख सकते हैं 16-17 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो पुराने क्वेश्चन भी बनाइए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएंगे। इसका भी क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ी हुआ, सेमी क्वेश्चन तो है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज किया। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया। देखो हालांकि ये पुराने आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था 1995 में पूछा है, तो उस समय की ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न होगा, याद रखना ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं, आपको भी पता होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है, ये आपका कारडम की पहाड़ी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कारडम की पहाड़ी है जो आपका यानी कन्याकुमारी से सटी हुई है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। निम्न में से किस पहाड़ पर चाय बागान नहीं है। देखो कानन देव है, दार्जिलिंग में भी है, आपका नीलगिरी में भी है, लेकिन गिरनार में आपका चाय बागान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी, ये भी आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो गया। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण, ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला में आपका सोमेश्वर श्रेणी ये कह रहा है किसका भाग है। तो याद रखना सोमेश्वर श्रेणी आपका शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण प्राद्वीपीय उच्च भूमि को कहते हैं। दक्षिण प्राद्वीपीय उच्च भूमि को कहते हैं। ये प्रश्न फिर आपको मिल गया, क्या होगा, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन ए होगा। समझा चुके हैं आपको ये क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ पर मिलती है। ये आपका अनाई मुड्डी में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये होगा आपका K2। ठीक है, K2 आपका कब होगा, जब सर्वोच्च पर्वत चोटी आपसे पूछे। ठीक है, जब आपका पूछे भारत में सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत में, तब आपका लगाना कंचनजंगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है। निम्न में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है। देखो अरावली है, अल्पेशियन भी है, लेकिन एंडीज नहीं है। ठीक है, एंडीज जो आपका है ये युवा बलित पर्वत नहीं है। ठीक है, ये आपका नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडीज। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। किसकी न्यून यानी सबसे कम हिम रेखा है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, आल्प्स क्षेत्र। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, आल्प्स क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूसंकलन प्रवृत्ति नहीं है, यानी कहाँ पर भूसंकलन प्रवृत्ति नहीं होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो याद रखना ये होगा आपका यानी पूर्वी घाट। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसी के लेकर ना भारत और नेपाल के बीच में इसी के लेकर तनाव रहता है कभी कभी। ठीक है, लिखापानी हिमनद के लिए। तो ये है भारत के, आप याद रखना, भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला मरकत और बोलन क्या है। मुल्ला मरकत बोलन क्या है। ठीक है, तो ये एक पर्वतीय दर्रे हैं। ऑप्शन बी होगा, ये TRA 3 में पूछा है। ठीक है, और ये सभी दर्रे कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सभी दर्रा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। आपका अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो दंडकारण्य क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और इसका कुछ भाग आपका आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, और इसका कुछ भाग आपका तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो देखा जाता है ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा हिमालय पठार का ही अंश नहीं है। सॉरी, निम्न से कौन सा हिमालय पठार का अंश नहीं है। आपको पता होगा हिमालय पठार का, आपका देखो गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों पहाड़ी है, लेकिन भुवन पहाड़ी ये आपका मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो कहाँ का है फिर, तो ये मिजो हिल्स का। ठीक है, कहाँ पर, भुवन की पहाड़ी कहाँ पर है, मिजोरम में। आपका अगला क्वेश्चन है जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है। ये देखो 17वें बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, याद रखना ये जोड़ते हैं आपका श्रीनगर से को लेह से। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड का संबंध भारत के किस पठार से है? याद रखना ये आपका कर्नाटक के पठार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो याद रखना ये आपका है 12 नॉटिकल मील। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 12 नॉटिकल मील। आपका अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो याद रखना 36। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? ये भी ध्यान रखना, प्रवाल भीति कहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखो मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भीति होते हैं, कच्छ की खाड़ी में भी होते हैं, लक्षद्वीप मिनीकॉय में होते हैं, लेकिन ये कैम्ब्रे की खाड़ी में आपका प्रवाल द्वीप नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उत्तराखंड के कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? अब देखो 69वीं बीपीएससी में पूछा है, मुझे लगता है ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन होगा और उसी को बीपीएससी पूछ दिया है। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब होता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो तिब्बत से सीमा लगाते हैं? ये तो हो गया आपका उत्तराखंड का स्पेशल जीके, जैसे बिहार स्पेशल होता है वैसे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी पूछा है तो आपको याद रखना होगा। ये आपका है उत्तरकाशी जो है वो सीमा नहीं लगाती है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी जिला जो है वो सीमा नहीं लगाती बस। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा यानी सामान्य सीमा यानी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? अब देखो ये प्रश्न जो पूछा है ना थोड़ा दिमाग लगा पूछा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उंगली पे गिन रहा होगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान सीमा लगाते हैं और कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, और दोनों को जोड़ने की कोशिश करता होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो भारत के कितने राज्य है कि सामान्य सीमा यानी कॉमन बॉर्डर, इंग्लिश में भी लिख दिया है कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। ये बताओ, ये आपका भारत का मैप है, सॉरी मैं ऐसे रेंडमली बता रहा हूँ, ऐसे है ना। अब देखो एक सेकंड बताओ, ये आपका बांग्लादेश यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, अब पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ पाकिस्तान है। तो क्या इस दोनों का कोई कॉमन बॉर्डर है? हो सकता है कॉमन बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर का दोनों से जो बॉर्डर लगता हो। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर लगाता हो और पाकिस्तान से भी लगाता हो, है कोई? है ही नहीं। एक आपका इधर है तो एक उधर है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जीरो होगा, ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? आप देख लो, वहां पूछा था उत्तराखंड का, यहाँ पूछ दिया मध्य प्रदेश का। इसको कहेंगे एमपी पीसीएस का स्पेशल क्वेश्चन। एमपी का स्पेशल क्वेश्चन कहेंगे हम। तो फिर भी याद रखो ये आपका है उत्तर प्रदेश, आप लगा ही सकते हो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक लंबी सीमा कौन लगाते हैं? उत्तर प्रदेश लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है झुमरी तिलैया किस राज्य में स्थित है? ठीक है, झुमरी तिलैया किस राज्य में स्थित है? झुमरी तिलैया किस राज्य में स्थित है? याद रखना ये आपका है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, झुमरी तिलैया कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, तो वो सबसे बड़ा जिला पूछे ना आपसे, तो आप याद रखना ये आपका है कच्छ, जो गुजरात में है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है, जो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड हम किस राज्य को कहते हैं? तो मेघालय को हम उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपका ऑप्शन डी होगा। ये आपका इस बार 17वें यूपीएससी का एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है? तो आंख मूंद का दक्षिण भारत लगी है, दक्षिण भारत में आपका द्रवियन प्रजाति पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जनजातीय मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब। और आपका शेड्यूल ट्राइब जो है वो किस राज्य में अभी नहीं देखा गया है? भारत के किस राज्य में नहीं पाया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो हरियाणा में नहीं है। ठीक है, हरियाणा में आपका अभी तक एसटी नहीं मिले हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ दिल्ली में और हरियाणा में आपका एसटी यानी जनजाति आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि बोडो निवासी है, जो बोडो है आपका जनजाति वो कहाँ की निवासी है, तो याद रखना गारो पहाड़ी की, ठीक है, ऑप्शन ए होगा गारो। गद्दी पूछे तो एक गद्दी होते हैं, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है गारो जनजाति है, गारो जनजाति कहाँ पर है, आप जब देखोगे ना मेघालय, ठीक है, गारो जनतिया कहाँ पर है, मेघालय, ऑप्शन डी होगा। अगला है भील जाति कहाँ पाई जाती है, भील, भील जाति आपका कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप चलो देखते हैं, तो देखो इसमें है भील गुजरात, तो भील कुछ आपका गुजरात में भी पाए जाते हैं, ये तो सही है। गद्दी अभी आपको बताए थे हिमाचल प्रदेश, ये सही है। एक है कोटा, एक है टोडा, ठीक है। अब देखो कोटा और टोडा, तो कोटा आपका ये तमिलनाडु में है और टोडा भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, टोडा भी आपका तमिलनाडु में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गलत है यहाँ पर क्या होता है, तमिलनाडु होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों की कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, मतई जनजाति, ठीक है। कुकी और मतई में जो संघर्ष हुआ था मणिपुर में, आपको याद होगा ही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, तो ये आपका ये सभी आपका यानी देव प्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं, तो देव प्रयाग में मिलते हैं और यहीं पर ये गंगा कहलाती है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी नहीं है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि गंगा नदी के सहायक नदी का सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपका तो उत्तरी कोयल होगा और ब्राकर होगा, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने जिला है, तो 12 जिला है, याद रखना, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है, याद रखना, पटना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पहले बता चुके हैं, पुनपुन नदी जो है ये आपका फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो सदानीरा या नारायणी नदी कहिए या सदानीरा नदी कहिए, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। यह आपका 69वीं में पूछा है। तो आपको बिहार स्पेशल आपको यदि कंटेस्ट करना है तो आपको बिहार स्पेशल क्लास बहुत करवा चुके हैं, ठीक है, आप जाइए चैनल पर और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, बिहार स्पेशल आपका लगभग 15 से 20 वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा तो आपका सारा बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आप जाकर देखिए, एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है, तो आप जाकर एक बार क्लास देखिए इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, बिहार स्पेशल का एक आपका प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। अब देखो मान लो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, कहने का अर्थ हुआ कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा से आकर ऐसे नहीं मिलती है, यानी दक्षिण से मिलता होगा। देखो सुवर्णश्री जो है ये भी आपका उत्तर से आकर मिलती है, बेलश्री भी उत्तर दिशा से आकर मिलती है, मानस जो है वो भी आपका उत्तर दिशा से आकर मिलती है, तो ऐसा कोई नदी है जो नहीं उत्तर से नहीं मिलती है, ठीक है, आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी किसको कहते हैं, भारत में हम यरलुंग जंगबो नदी हम किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, ठीक है, कौन सी नदी है, तो ये आपका होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, 4 होगा, ऑप्शन डी, 3 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मानस किसकी सहायक नदी, मानस किसकी उपनदी है, सहायक नदी है, तो अभी आपको बताए थे ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ये भी आपको पता होगा कौन सा है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है, ये आपका है नर्मदा, ताप्ती, और राप्ती नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा 1 और 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी जो है वो आपका कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और एक और प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी जल विवाद किस राज्यों के बीच है, तो उसका भी आंसर वही होगा, क्योंकि जिस राज्य से होकर गुजरेंगे तभी तो पानी बंटवारा के लिए उसी के बीच में लड़ाई होगा। ठीक है, तो जब आपसे पूछे कावेरी नदी विवाद किन के बीच है, तो उसका भी आंसर वही होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं है, तो आपका महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी आपका महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हुआ, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा है जो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी पूरब की ओर नहीं होती तो पश्चिम की ओर होती है, कहने का अर्थ ये हुआ। पर कौन सी नदी है जो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, देखो इसमें आपका देखा जाए तो गंगावली और नर्मदा जो है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन, गंगावली और नर्मदा। तो इसमें गोदावरी और कृष्णा जो है वो आपका पूरब की ओर नहीं बहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा, तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। देखो इतना डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन को आपको करवाना है। ठीक है, इसीलिए इस क्लास को आप रिवाइज के तौर पर देखेंगे। ठीक है, यदि आपको फास्ट रिवाइज करना है इसीलिए आपका ये क्लास बनाया गया है। ठीक है, तो भीमा नदी का निम्न से किसकी सहायक नदी है, उपनदी में सहायक नदी है। ठीक है, तो भीमा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना ये कृष्णा की है, ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है। पहला है कि प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। ये नदियां युवा बलित पर्वत से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो ये देखो ये प्रायद्वीपीय नदी युवा अवस्था में गलत है। ठीक है, ये आपका प्रौढ़ावस्था में, युवा अवस्था में नहीं है, तो आपका बी जो है वो गलत है। थर्ड है इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है, तो 1 एंड 3 होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं, किसकी है बताओ, गोदावरी की है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहां पर है। अब देखो इससे पहले बीपीएससी क्या पूछा था, इससे पहले पूछा था कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक पहाड़ी है। अब ये आपको अमरकंटक ना पूछ करके ये कह रहा है कि जो सोन नदी का उत्पत्ति स्थल आपका अमरकंटक है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपका माइकाल श्रेणी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये आपका ये री एग्जाम में इस बार पूछा है 17वीं बीपीएससी में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी से करें, यानी तुलना करना आपको हिमालय नदी को प्रायद्वीपीय नदी से। चलो देखते हैं। पहला है अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, यानी हिमालय नदी की ढाल जो है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। अगला है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो वो क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी, तो वो क्षरण आपका ना हिमालय नदी में अधिक होगा क्योंकि इसमें ढाल आपका अधिक होता है ना। ठीक है, तो आपका थर्ड गलत है, थर्ड क्या आपका गलत है, ऑप्शन ए होगा, 1 एंड 2 दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, ये आपका काबुल नदी, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है, यानी चंद्र और भागा से ही मिलकर क्या बना है, चंद्रभागा नदी। ठीक है, तो वो करा किस कहाँ पर बहती है, तो लाहौल स्पीति में, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो आपका है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ए और बी होगा। और जो आपका ये लूनी नदी जो है वो आपका कक्ष की रन में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, कक्ष की रन में जाकर क्या होते हैं, विलीन हो जाती है, कौन, लूनी नदी। और जो आपका ये नर्मदा और ताप्ती नदी है ये आपका गिरती है कहाँ पर, अरब सागर में। ठीक है,
ये आपका अरब सागर में जाकर मिलती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये तो आप आराम से बता सकते हो। क्या होगा? छोटा नागपुर पठार होगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी होगा छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी आपसे पूछ रहा है का उद्गम स्थल कहाँ पर है, यानी कहाँ से निकलती है लूनी नदी। ठीक है, याद रखना पुष्कर घाटी से, पुष्कर घाटी से निकलती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये देखो आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा है, 17वीं के डी में पूछा है, तो हो सकता है आपका 71वीं में पूछ दे। और ये क्वेश्चन आपका ना बीपीएससी TRD 3 जो आपका टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 बार तो रिपीट हो गया। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका 71वीं में आ सकता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से लंबाई कितनी है? तो आपका यह ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार की शोक नदी है? आप जानते हैं कौन सी है? कोसी नदी। ये भी बहुत बार पूछा, देखो एग्जाम पूछा, इससे पहले कितना बार पूछ चुका है। देखो बिहार का शोक नदी देखो कब पूछा है? 67 में पूछा है, कोसी 2 बार मिल गया। आगे देखो आपका कौन सी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? वही कोसी नदी है, देखो 3 बार पूछा है। और देखो आपको आके कह निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है, कौन सी नदी होगा? कोसी नदी होगा, ये भी ऑप्शन सी होगा। तो एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछा है अलग अलग भाषा में। अगला है आपका त्रिवेणी नहर निम्न किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर यानी किस नदी से निकली है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आपका गंडक नदी से निकली है, ऑप्शन सी होगा। ये एक बार पूछा है, देखो आगे भी पूछा होगा। फिर आपका क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो क्या होगा? गंडक नदी। 2 बार मिल गया, 2 बार ही नहीं याद होगा, यहाँ पर 2 बार है, 63वीं में है, 69वीं में है। तो एक ही क्वेश्चन को बीपीएससी ना बार बार रिपीट करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक को बनाइए, इसीलिए आपको हम क्लास करवाते हैं बार बार। ठीक है, और आपको हर विषय का हम करवाएंगे। अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाए हैं, आज हम इंडियन ज्योग्राफी करवा रहे हैं, आगे आपका पॉलिटी करवाएंगे, फिर आपका हिस्ट्री करवाएंगे। ठीक है, पूरे आपको करवाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका जलप्रपात का है। एक साइड दिया आपका जलप्रपात, दूसरी साइड आपका नदी दिया है। तो जो जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी में, बिल्कुल सही है। कपिल धारा जो आपका है वो किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी। धुआंधार, तो धुआंधार तो गलत है, गोदावरी पर नहीं है, ये आपका कावेरी पर है। धुआंधार कावेरी नर्मदा होगा, सॉरी धुआंधार आपका ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये आपका जो कपिल धारा है ना, कपिल धारा वो भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, कपिल धारा जो आपका जलप्रपात है वो भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कपिल धारा ये दिया आपका कावेरी, गलत है, नर्मदा पर होगा। धुआंधार ये भी आपका नर्मदा नदी पर है, तो आपका बी और सी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? जो दिया है उसमें देखना है आपको, ये आपको होगा पुनानी नदी, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ आपका मैच द कॉलम है, इसको मैच करना है। ठीक है, देखो कंकर तो कंकर वाला क्या होगा? बांगर हो जाएगा, तो बी का 2, बी का क्या होगा? 2 होगा। बी का 3 ना, कंकर बांगर। अब देखो 4 जो है वो डेल्टा होता है, आपका 2 होगा। कायल इसका आपका होगा तटीय मैदान, मांड आपका पंजाब का मैदान। देख लो क्या होगा आपका आंसर। इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? अब देख रहे क्वेश्चन 69वीं का, अब गांव के नाम भी पूछ रहा है आपका, किस गांव के पास से निकलती है? तो सुवर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? आपका नगरी गांव। ठीक है, ये आपका नगरी गांव से निकलते हैं। ये रांची के निकट है नगरी गांव।
आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा लगाती है? कौन सी नदी है? तो यहाँ पर काली नदी है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? डीवी द्वीप, ये देखो इस बार पूछा है आपका 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में, तो ये याद रखना, ये आपका है कृष्णा नदी के मध्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अलग है, यानी सभी से अलग है? कह सकते हैं ये रीजनिंग का भी प्रश्न है, या कह सकते हैं आप इसे ज्योग्राफी का ही प्रश्न है। ठीक है, देखो तंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी, तंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी, ये सभी कहाँ जाकर गिरती है? ये सभी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ये आपका नर्मदा नदी जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है जाकर के। ठीक है, तो इसमें इस रूप में देखा जाए आपका तो कौन सा, ये तीनों आपका सेम रंग का है, ये तीनों, जबकि आपका नर्मदा नदी जो है आपका सबसे डिफरेंट है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जितने भी आपका गंगा नदी के किनारे जो शहर है उसमें सबसे बड़ा कौन है? ये कानपुर है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? अभी देखो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पहलगांव से ना क्वेश्चन आपका ये देखो 2020 में पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये घटना वर्तमान की है। ठीक है, चर्चित है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से रिपीट कर दे। तो कश्मीर में पहलगांव का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ये आपका लिच्छड़, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो वो फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है, लेकिन उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, उत्तरकाशी जो है ये आपका भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी किनारे है। आपका अगला क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात है? शिव सुंदरम कावेरी नदी पर है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न से कौन सा एक मीठे पानी का झील है? इनसे कर आपका कौन सा जो है वो मीठे पानी का झील है? देखो तो ये आपका होगा, ये तो होगा बुलर झील, मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील। और आपका लोकटक ये आपका मणिपुर में है, ये भी आपका मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा का है, ये आपका एक खारा पानी की झील है। सांभर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। और ये क्या है? तो ये भी खारा पानी का झील है। ठीक है, तो मीठे पानी की झील में आपका ऑप्शन सी और डी होगा, यानी आपका ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहड़ कुंड कहाँ पर है? ये बिहार के आपका कैमूर जिला में, सभी करवा रखे हैं आपको बिहार स्पेशल में, जाकर देखिए। सभी जितने भी आपका जल कुंड है, जलप्रपात है, सब आपको करवाए हैं, आप जाकर एक बार क्लास देखिए। ठीक है, बिहार स्पेशल का। आपका अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोपुर झील बिहार में कहाँ पर है? गोपुर झील बिहार में कहाँ पर है? ये आपका कैनवार झील, यानी इसी को बोलते हैं कांवड़ झील। और ये आपका बिहार का पहला क्या है? रामसर स्थल है, कांवड़ झील। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सी है? ठीक है, यानी इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर निकलता है? हड़के बैराज से, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? यही आपका इंदिरा गांधी नहर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? यानी सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? कौन सा होगा? जैसलमेर, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला क्वेश्चन आपका है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, देखो ये भी आपको करवा रखे हैं, बिहार के मानसून से आपको हम क्लास अलग से करवा रखे हैं, आप जाकर देखिए, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए कहीं जाना ही नहीं है, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारा वीडियो देखिए, आपको बिहार स्पेशल पूरा कंठस्थ हो जाएगा। कोपेन के अनुसार
करा योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? आपको होगा ऑप्शन बी CWG। आपका अगला क्वेश्चन देखो फिर आपको पूछा, ये 63 में पूछा क्वेश्चन करा आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर बिहार पूछे तो क्या होगा? CWG होगा, और दक्षिण बिहार का पूछे तो AW होगा। ठीक है, दक्षिण बिहार को पूछे तो क्या होगा? AW होगा। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो उस कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होगा, ITCZ भी होगा का खिसाव होगा, तिब्बत का उच्च होगा, लाल लीना भी होगा। ठीक है, ऑप्शन ई होगा एक से अधिक। क्या होगा आपका? ऑप्शन ई होगा एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? इसमें होगा लेह, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, जिसका कारण क्या है? तो आपका होगा इसका कारण होगा, एक सेकंड ध्यान रखना, स्थल और समुद्र की का विभेदित तापमान। आपका ऑप्शन तो ए ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है? अब देखो डेट पूछ दिया आपका, याद रखना यह आपका 15 अक्टूबर। आपका अगला क्वेश्चन है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में विभिन्नता है, इसका कारण क्या है? तो अक्षांश दोनों का सेम है, लेकिन उसकी दोनों की ऊंचाई जो है वो अलग अलग है, इसीलिए जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। आपका अगला क्वेश्चन है मानसून का निवर्तन इंकित होता है। मानसून का निवर्तन इंकित होता है साफ आकाश से, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, अधिक नहीं, निम्न होगा, कम। ठीक है, यहाँ कम रहता तब सही रहता। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ठीक है, ये भी गलत है, बढ़ने से नहीं होता। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा केवल 1। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? देखो ये प्रश्न कब पूछा दिखाते हैं आपको, ये आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा है। कह रहा राजस्थान में वर्षा कम होती है क्यों, कारण क्या है? तो ऑप्शन डी हुआ इसका, हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करने देती है, जिसके कारण से ठंडे होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक प्रभावित है? ठीक है, तो क्या होगा? कोरमंडल तट, ऑप्शन बी होगा। जो आपका तमिलनाडु का तट है कोरमंडल तट। आपका अगला क्वेश्चन है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखना ऑप्शन ए होगा गली कटाव, ऑप्शन ए। अगला है भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होते हैं, तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा होती है? यानी अक्टूबर नवंबर यानी जाड़े के मौसम में। ठीक है, तो ये आपका कोरमंडल तट पर होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा कोरमंडल तट। आपका अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी कहाँ है, सबसे अधिक वर्षा होता है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? उसे स्थानीय रूप में हम कहते हैं मैंग्रो शावर्स। ठीक है, आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर रहा है भारत में जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उसमें वर्षा होती है कितना से कम? तो याद रखना उसमें आपका वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़ यानी विंटर के मौसम में बारिश होती है? यानी जाड़ा के मौसम में बारिश होती है। कहाँ पर? यह आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन मैच करना है इसमें।
देखो बाढ़ का देखो सूखा क्षेत्र देखकर पता कर सकते हैं सूखा क्षेत्र कौन सा होगा। देखो हिमालय का ये नहीं होगा, मध्य पूर्वी भारत होगा सूखा, ठीक है। बाढ़ कहाँ होता है, बिहार के क्षेत्र में आता है, तो उत्तर प्रदेश और आपका ये बिहार हो जाएगा। भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, भूकंप आपका सबसे अधिक आने का चांस किस एरिया में होता है, ठीक है, तो ये आपका हिमालय के क्षेत्र में होगा। चक्रवात आपका होगा उड़ीसा, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका क्या होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 सी का 4 और डी का 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्न से काली मिट्टी के लिए निम्न से किस शब्दावली का प्रयोग होता है। देखो काली मिट्टी को हम ना रेगुड़ मिट्टी कहते हैं और उसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती उपजाऊ सबसे अधिक होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। देखो काली मिट्टी देखा जाए तो आपका कुछ अंश आपका कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड सभी जगह मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है रेगुड़ किसका नाम है, रेगुड़ किसका नाम है, अभी हम बताए थे काली मिट्टी, इसी बोलते हैं कपासी मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये होता है आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखना। और जलोढ़ मिट्टी में 2 रंग का मिट्टी होता है, जो नवीन होता है, नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं क्या, खादर मिट्टी, क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी, ठीक है। और जो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बांगर मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित होती हैं। तो क्या कौन सा होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, रिपीट करिए क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी के भंडार बिहार में निम्न से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी को क्या कहते हैं, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोमटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है, दोमटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। देखो इसमें ना आपका बालू कण, पंसु कण, चिकना कण सब होते हैं, ऑप्शन डी होगा, सभी प्रकार के कण। अगला क्वेश्चन आपका केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरवा ये आपका केसर का उत्पादन होता है आपका ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका केरवा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है केरवा, देखो केरवा 2 बार प्रश्न पूछा है, ये आपका 2018 में पूछा है, इसके बाद 2022 में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। केरवा मृतिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी वह कहाँ पाए जाते हैं, अभी आपको बताएं कश्मीर में, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, तो कोशित्व के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कैपिलरी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है, तो मेघालय में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है, यानी जो ईंट होता है, ईंट का निर्माण करते हैं उसमें तरह किस मिट्टी का प्रयोग होता है, तो लैटेराइट मिट्टी का, ऑप्शन बी होगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, अतिचर्या द्वारा ना वनारोपण द्वारा, ठीक है, वन रोपण करेंगे, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, यानी घने पतझड़ वाला वन सबसे अधिक कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला है सुंदरवन क्षेत्र में है, सुंदरवन क्षेत्र में क्या है, आपका होगा सघन मैंग्रोव वन। आपका अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत है किस आपका क्षेत्रों में, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका मिजोरम है, परसेंटेज के अनुसार से देखा जाए तो मिजोरम में आपका परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक वन है। ऐसे संख्या में कहे तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका इसमें क्या कर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसका उदाहरण है। ये सभी आपका दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। 68वीं 69वीं दोनों बार पूछा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 68वीं में भी पूछा था सेम लैंग्वेज, और 69वीं में पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। देखो बस ये 21 यदि याद रहता है तो क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। कहाँ पर है, ये आपका मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, आप जाकर क्वेश्चन में एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य बिहार में है। देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बिहार का आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। और आपका देखो ये हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बिहार में नहीं है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये नहीं होगा। गजनेर वन जीव अभयारण्य ये आपका राजस्थान में है, ये भी आपका बिहार में नहीं होगा। फिर आपका भीम बांध वन जीव अभयारण्य ये आपका बिहार के मुंगेर जिला में है, ठीक है, बिहार के मुंगेर जिला में है, तो आपका 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 4, ठीक है, 1 और 4। ये आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसमें आपका बहुत सारे इन लगभग 350 प्रश्न हैं, तो ये एक क्लास में संभव नहीं है, ठीक है। तो आपको हम कोशिश करेंगे आपका अगले क्लास में उस पूरे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और होगा तो मैं इस दोनों वीडियो को कंबाइन करके एक क्लास अलग से आपको दे दूंगा, जिसमें एक ही बार आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ठीक है। तो आज इतना तक रहने दीजिए, अगले क्लास में जो भी बाकी रह गया उसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और हम ठान लिए हैं कि आपका जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, जो जितने भी पीआईक्यू क्वेश्चन है आपको हम करवाएंगे, ठीक है। आप भले ही ना पढ़े रूम पर, लेकिन आपको जब हम करवाएंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। अभी 2 क्लास हुआ है, पहला आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवाए हैं, आज दूसरे क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी क्लास करवाए हैं। वो जैसा ही खत्म होगा आपको अगले क्लास में करवाएंगे पॉलिटी का, ठीक है। फिर आपका रहेगा हिस्ट्री का और साइंस का, ठीक है। तो सारा आपको करवाने वाले इसी तरह से, ठीक है, मैराथन क्लास के रूप में। तो आप क्लास को देखिए ही देखिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप देखो ना, एक चीज़ आपको बताते हैं, इसमें इतना जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो सारा क्वेश्चन आपको क्रॉप किया हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं बुक में तो ऐसा नहीं रहता है, इसका एक एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो सारे क्वेश्चन को क्रॉप करना बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। फिर सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करना एक एक को, तो एक क्लास कराने में मुझे समय लगता है बहुत सारे, ठीक है। इसीलिए कहेंगे आपको कि क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।